अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर मेरा एमडी कैट का सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट, सबसे ज़्यादा टफेस्ट पोर्शन है, दैट इज़ लाइट। सो स्टूडेंट्स, इसमें चैप्टर नंबर 9 का ऑलमोस्ट कंप्लीट और चैप्टर नंबर 10 का लास्ट टॉपिक दैट इज़ ऑप्टिकल फाइबर है। तो आइए देखते हैं। इसमें हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की बात करेंगे, यानी YDAC यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात होगी। विल गो थ्रू दैट वन। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की बात होगी, ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल फाइबर की। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट आई विल डू दैट चैप्टर नंबर 9 के ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंशाल्लाह हम इसमें मैक्सिमम कवर अप करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऑलमोस्ट हर एंटी टेस्ट के फॉर्मेट में आ चुका है। आसमान का रंग नीला क्यों नजर आता है? विच मीन्स दैट द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, यानी सवाल में हमसे पूछे कि आसमान का जो नीला कलर है उसकी बुनियादी वजह क्या है। स्काई सीम्स टू बी ब्लू, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो स्टूडेंट, इसके हवाले से मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड पे जाके फिर वापस जाएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ रेड फ्लावर, कौन सा फ्लावर है? रेड, सुर्ख रंग का। विच इज केप्ट इन ग्रीन लाइट। इसका मतलब ये कि फ्लावर का कलर तो रेड है मगर उस पर ग्रीन लाइट फॉल कर रही है। अपीयर्स टू बी, तो वो हमें कैसा नजर आएगा? बच्चों, एक असूल याद रखिएगा कि हम किसी ऑब्जेक्ट को तब देखते हैं जब लाइट उसके वजूद पर जाती है, उस पर जाके टकराती है और रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, तो उसका इमेज लेकर आती है। अब मजे की बात यह कि अगर तो वो कोई कलर रखता है वो ऑब्जेक्ट, तो जब लाइट उस पर पड़ती है तो वो बस सारे रंग एब्जॉर्ब कर लेता। आप सब जानते हैं कि हमारे पास जो व्हाइट लाइट होती है उसमें 7 कलर्स होते हैं, जिसे मैंने आपको एक चैप्टर नंबर 8 में भी रोएगी बीवी से भी याद करवाया था, रोइक बेव विब ग्योर सॉर्ट ऑफ। तो एक बात याद रखना बहुत जरूरी है कि व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। तो अगर व्हाइट लाइट सपोज करें किसी ग्रीन कलर के ऑब्जेक्ट पर फॉल करती है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? वो सिर्फ ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, बाकी सारे कलर जो उसमें मौजूद नहीं है उस सारे के सारे एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब ये है कि ग्रीन कलर का ऑब्जेक्ट, तो उस पर अगर व्हाइट लाइट पड़े तो वो व्हाइट लाइट के सारे रंग एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ ग्रीन रिफ्लेक्ट करेगा। हमें इसीलिए अपनी तरफ ग्रीन आता हुआ नजर आएगा, हमारी तरफ ग्रीन आएगा तो हमें वो ग्रीन नजर आएगा। तो इस सवाल में वो कह रहा है कि रेड फ्लावर है विच इज केप्ट इन ग्रीन लाइट। अब मजे की बात थी कि रेड फ्लावर पर जो लाइट पड़ रही है वो व्हाइट नहीं है, वो ग्रीन है, उसमें सिर्फ एक रंग है। और आपको मैं बता चुका हूं कि हर ऑब्जेक्ट वो रंग एब्जॉर्ब कर लेता है जो उसका अपना रंग नहीं होता। तो इसका मतलब जो हमारे पास रेड फ्लावर होगा वो ग्रीन को एब्जॉर्ब कर लेगा, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं करेगा। इट मींस दैट हमारी तरफ कोई कलर नहीं आएगा। तो जब कोई कलर हमारी तरफ ना आए तो हम उसे ब्लैक कंसिडर करेंगे। डार्कनेस, इसका मतलब हमें वहां पे उसको डार्क ब्लैक कलर फील होगा। इस सवाल को पहले करवाने का मतलब क्या था, इसकी रीजन भी मैंने आपसे शेयर की। एवरी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब्स ऑल कलर्स, सारे रंग एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट, मां सिवाय, इट्स ओन कलर, अपना उसका अपना रंग होता है। इट रिफ्लेक्ट्स इट्स ओन कलर, वो अपने रंग को रिफ्लेक्ट कर देता है। विच कम्स टू अस, जो हमारी तरफ आता है, मेकिंग इट अपीयर टू बी ऑफ दैट कलर। तो वो रंग हमारी तरफ आता है, हमें ऐसा लगता है जैसे उसी रंग का। Here as only green color falls on the red flower, रेड फ्लावर पर ग्रीन कलर फॉल कर रहा है तो वो तो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और क्या रिफ्लेक्ट करेगा? नो कलर, वो कोई चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, कोई कलर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। एंड सो नो कलर मीन्स दैट इट सीम्स टू बी डार्क। आइए वापस चलते हैं हमारी फर्स्ट स्लाइड के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट में आ चुका है। द ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, अब ऑप्शन दी गई हैं, एब्जॉर्प्शन, बीटा है डायफ्रेक्शन, चार्ली स्कैटरिंग और डेल्टा इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अच्छा, ये देखिएगा इस डायग्राम में, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं, इफ आई जस्ट सी दिस डायग्राम, देन दिस इज, कि हम लोगों ने आपके लिए अर्थ ड्रॉ की है। सपोज दिस इज अर्थ और देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग ओवर देयर। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्लू कलर का मैंने एक वॉल सी ड्रॉ की है, यहाँ पर एक कवरिंग सी है, दैट इज बेसिकली एटमोस्फियर। जो आप सब जानते हैं एटमॉस्फेयर होता है, अल्लाह ताला ने जमीन के गिर्द एटमॉस्फेयर रखा है। ये वो रोशनी है बच्चों जो बेसिकली यहाँ पे रेड दिखाई गई है, बट दिस इज व्हाइट। ये व्हाइट कलर की वो रोशनी है जो सूरज से हम तक आ रही है। अब बच्चों होगा क्या, ये रोशनी जब एटमॉस्फेयर पे पहुंचेगी तो यहां पर इस पॉइंट पर जहां पे एटमॉस्फेयर से गुजर कर हम तक आना है, यहां पे प्रोसेस होगा स्कैटरिंग का। स्कैटरिंग विल टेक प्लेस। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, स्कैटरिंग प्रॉपर्टी है पार्टिकल की। पार्टिकल स्कैटर होते हैं,
लेकिन आप सब जानते हैं कि वेव्स जो कि लाइट है, हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ चुके हैं, लाइट कैन एक्ट लाइक पार्टिकल एज वेल। हमने क्वांटम स्कैटरिंग पढ़ी थी वहां पे, जहां पे एक्सरे फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकरा के स्कैटर होता है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि जितने भी रंग हैं वो सारे के सारे स्कैटर होंगे। हमने यहाँ पे डिफरेंट कलर्स ये सपोज कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, स्कैटरिंग इसकी प्रॉपर्टी है, स्कैटरिंग बेसिकली पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सिखाता हूं कि याद रखिएगा, वेव की बात की जाए तो वेव नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। यानी जिस वेव की वेवलेंथ बड़ी होगी वो उतने ज्यादा वेव कैरेक्टर रखती होगी, और जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होगी वो उतनी ज्यादा पार्टिकल कैरेक्टर रखती होगी। सो आप मुझे बताइए कि अगर मैं कलर्स की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल मैं यहां पर रोए की बीवी ये ड्रॉ करूं, ड्रॉ एक वेव ड्रॉ करूं, तो आप बताइए कंपैरेटिवली इनमें सबसे कम वेवलेंथ इसकी है, वो वायलेट की है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम में है, तो इसका मतलब इसका वेव कैरेक्टर सबसे कम पार्टिकल कंपैरेटिवली ज्यादा होगा। फिर इंडिगो आ गया। अब बेटा याद रखिएगा, ज्यादातर हमारा जो कंसर्न रेड और ब्लू के साथ होता है, तो इन रेड और ब्लू में अगर मैं देखूं तो ब्लू की कंपैरेटिवली वेवलेंथ कम है। अगर ब्लू की वेवलेंथ कम है, इसका मतलब ये ज्यादा पार्टिकल नेचर रखती है, तो यहां से ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर होगा, और स्कैटर होकर वो हमारी तरफ बेंड करके आएगा। तो हमें आसमान से अपनी तरफ जो रंग आता हुआ नजर आएगा वो ब्लू कलर होगा। That means this is basically the reason why the color of the sky seems to be blue. So we can come over here, we can select the Charlie option. तो स्टूडेंट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को सिखाया। आइए एक्सप्लेनेशन में इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। स्कैटरिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्कैटरिंग पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी है। बट एज लाइट ऑफ small wavelength can act as particle, so due to the atmosphere scattering takes place and hence blue color scatters most। मैं comparatively comparison की बात कर रहा हूं, so it comes to us as a result sky seems to be blue। तो वही बात है, हमारी तरफ जो रंग आ रहा होगा वो ब्लू होगा, तो हमें ब्लू फील हो रहा होगा। स्टूडेंट एक मैंने हमने एक जनरल सा फॉर्मूला आप लोगों के लिए डेवलप किया है। वेव कैरेक्टर जो है वो वेवलेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैं ऑलरेडी आपसे शेयर कर चुका हूं। लेकिन पार्टिकल कैरेक्टर की बात की जाए, इट इज इनवर्स ऑफ द वेवलेंथ। वेवलेंथ जितनी कम होगी, याद रखिएगा, पार्टिकल कैरेक्टर उतना डोमिनेट करेगा। तो ये बुनियादी वजह थी। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी हवाले से। ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्मेट्स में आ चुका है एंटीडेस में। इफ देयर वुड हैव बीन नो एटमॉस्फेयर, सपोज करें कोई एटमॉस्फेयर ही ना होता, फिर अब बच्चा, तो कलर ऑफ द स्काई वुड सीम टू बी, आसमान का रंग क्या नजर आता, तो बच्चा फौरन से पहले व्हाइट की तरफ आएगा कि भाई अब तो कोई कलर स्कैटर ही नहीं होगा। याद रखिएगा ये गलत है। होगा ये कि अब लाइट यहां से डायरेक्टली पास कर जाएगी, लाइट हमारी तरफ आएगी ही नहीं, विच मीन्स दैट हमारी तरफ नहीं आएगी तो हमें ऐसा महसूस होगा जैसे आसमान का रंग ब्लैक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टूडेंट एक और बहुत ही अहम सवाल इस हवाले से कि अब ये आई होप कि इस पूरे स्लाइड में मैंने इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है कि आसमान का रंग नीला स्कैटरिंग की वजह से है। और कौन ज्यादा स्कैटर होता है? ब्लू ज्यादा स्कैटर होता है। कौन कम स्कैटर होगा? रेड कम स्कैटर होगा। तो आपने देखा होगा ड्यूरिंग सनसेट, सनसेट का मतलब जब सूरज गुरूब हो रहा होता है, तो आसमान का रंग आपने देखा होगा जहां पे सूरज गुरूब हो रहा होता है वो थोड़ा रेडिश सा हो रहा होता है। तो उसकी बुनियादी वजह क्या है? अब यहां पे मैंने क्वेश्चन किया इसकी बुनियादी वजह क्या है। एट दैट टाइम ब्लू कलर स्कैटर लीस्ट, क्या तब नीला रंग कम स्कैटर करेगा? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छा इसको सिलेक्ट कर ले। रेड कलर स्कैटर मोस्ट, हो सकता है रेड कलर ज्यादा स्कैटर हो। अब बच्चा यही सोचेगा हो सकता है शाम को ये ऑपोजिट हो जाए, तो चार्ली को सिलेक्ट करेगा। याद रखिएगा ये गलत है, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस कभी वेरी नहीं कर सकता। स्कैटरिंग अब भी जो होगी वो ब्लू की ज्यादा होगी और रेड की कम होगी। आइए देखते हैं, ये सेकंड डायग्राम की तरफ चलते हैं। इस डायग्राम में ये वो बंदा, अब यहां पर से सूरज की रोशनी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल यहां से सूरज की रोशनी आ रही है, तो याद रखिएगा ये जो कलर आपके पास रेड कलर है, दिस इज द रेड, ये सबसे कम स्कैटर होगा। ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट ही आता जाएगा आपके पास, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आता जाएगा और ये हम तक पहुंचेगा। जो बंदा यहां पे मौजूद होगा उसे ऐसे लगेगा कि आसमान यहां पे रेडिश है। अब रेड कलर यहां पे कम स्कैटर हुआ,
तो इस बंदे के पास पहुंचा। लेकिन एक बंदा, आपने देखा होगा कि अगर एक जगह शाम हो रही होती है तो दूसरी जगह सुबह हो रही होती है, तो ये वो बंदा मैं बात कर रहा हूं जो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर मौजूद है, इसके लिए ब्लू कलर यहां से स्कैटर होकर उसके पास आ रहा होगा, उससे आसमान का रंग फिर ब्लू नजर आ रहा होगा। सो स्टूडेंट, पता चला अभी भी ब्लू ज्यादा स्कैटर हो रहा है, रेड कम स्कैटर हो रहा है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, इस बात पर कंफर्म रहना है। स्टूडेंट, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी और ये सवाल बहुत दफा डिस्कस हो चुका है, मैंने पूरी कोशिश की कि हम यहां पर इसको कुछ इस तरह से देखें कि आप सब बच्चों को ये पता चल जाए कि स्कैटरिंग जो है वो लाइट में भी हो सकती है, लेकिन शर्त क्या है कि लाइट का की वेव नेचर बहुत कम हो जाए, वेवलेंथ कम हो जाए, पार्टिकल नेचर डोमिनेट करे। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया था ताकि हमारा पहला वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन एंटीटेस्ट में बहुत दफा आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स। जी बच्चों, ये वही जो हम पढ़ते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। याद रखिएगा, स्टार्स ट्विंकल करते हैं, यानी जब चमकते हैं और बुझते हैं, जलते बुझते हैं, ऐसे महसूस होता है ट्विंकलिंग। तो याद, उसकी बुनियादी वजह क्या है? तो हो सकता है बच्चा सोचे कि वहां पे हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही हो, सिर्फ हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती तो फिर तो उसको रोशन नजर आना चाहिए था, और अगर सिर्फ डिस्ट्रक्टिव होती तो उसे तो वो उसकी रोशनी नजर ही नहीं आनी चाहिए थी। इसका मतलब बच्चा चार्ली की तरफ जाएगा, वो चार्ली को स्टार्ट करेगा कि यकीनन वहां पर दोनों कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है। स्टूडेंट याद रखिएगा, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। बुनियादी तौर पर दिस इज ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। सॉरी, यहां पे ऑप्शन इज एटमॉस्फेयर, नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से कि अल्लाह ताला ने जमीन के गिर्द जो एटमॉस्फेयर रखा है बच्चों, वो जो एटमॉस्फेयर है उसकी याद रखिएगा कि उस एटमॉस्फेयर की जो है हमारे पास डेंसिटी जो होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, वेरी होती है। तो जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, और जहां पे डेंसिटी कम हो जाती है लाइट हम तक आ जाती है। तो कभी लाइट आ रही होती है, कभी लाइट नहीं आ रही होती। तो मैं ऐसे लगता है कि जो स्टार्स एंड देयर ट्विंकलिंग लाइक दैट। So this is due to the non-uniform density of the atmosphere around the earth. Said that sometimes light is blocked and sometimes allowed to reach us, causing the stars to twinkle. So it's a very important point. स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब मैं आपको चैप्टर, ये वो क्वेश्चन से जो कि जर्नल साइंस से आते हैं, और जब भी आते हैं तो बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत परेशान होता है कि इन क्वेश्चंस को उससे कभी लाइट में पढ़ा नहीं होता। अब हम लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो कौन सा फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले प्रूव किया लाइट टू हैव वेव नेचर, कि लाइट वेव नेचर रखती है? वो कौन सा साइंटिस्ट था? तो बच्चे हो सकता है गलती से हाइजन की तरफ चले जाएं। हाइजन नहीं था। हाइजन क्या था? इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में हम पूछें द फर्स्ट साइंटिस्ट, वो कौन सा पहला साइंटिस्ट था हु गेव आइडिया ऑफ द वेव नेचर ऑफ लाइट? तो याद रखिएगा, वो हाइजन था जिसने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट दिया था। उसका ये ख्याल था कि रोशनी जो है, लाइट जो है, वो वेव नेचर रखती है। तो फिर उसने तो आइडिया दिया था, और उस पर उसने, आप सब जानते हैं कि उसने वेव फ्रंट की थ्योरी, हाइजन थ्योरी दी थी। लेकिन किसने प्रूव किया था लाइट टू हैव वेव नेचर? दैट वाज यंग। वो यंग था जिसने प्रूव किया था ऑन द बेसिस ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें उसने इंटरफेरेंस को प्रूव कर दिया था। तो यहां से पता चला इंटरफेरेंस को प्रूव करके दैट लाइट इंटरफेयर कर सकती है। इंटरफेरेंस इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द वेव्स, वो वेव्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हाइजन ने, चूंकि आप सब जानते हैं कि लाइट के बारे में ये कहा था कि लाइट इज कंपोज ऑफ एन इमेजिनरी सरफेस ऑन विच ऑल द पॉइंट्स हैव सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन। इस इमेजिनरी सरफेस को हम बच्चों वेव फ्रंट का नाम देते हैं। बहुत सारे वेव फ्रंट्स डेवलप हो सकते हैं, प्लेन वेव फ्रंट्स और स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। ये हमारे पास, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट। आप देख सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट में सारी की सारी जो रेज हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये सारी की सारी रेज दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में पैरेलल है। जबकि स्फेरिकल वेव फ्रंट में ये सोर्स हमारे पास है, रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, और यहां पर हमारे पास ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे वेव फ्रंट्स ड्रॉ करूं, दे कैन बी ड्रॉन लाइक दिस। स्टूडेंट्स, उनको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पर आपके लिए इस डायग्राम में स्फेरिकल वेव फ्रंट्स को ड्रॉ किया हुआ है। स्टूडेंट, ये हमारा पहला वेव फ्रंट है,
और अगर मैं यहीं से इस वेव फ्रंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, याद रखिएगा दिस परपेंडिकुलर which is making angle 90 degree with the wave front is known as ray of light. इसे ray of light का नाम देते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, प्लेन वेव फ्रंट और स्फेरिकल वेव फ्रंट हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ताकि देखें हम क्वेश्चन के थ्रू इसको देखेंगे। इस इंशाल्लाह इस चैप्टर में मैक्सिमम एमसीक्यूज होंगे। नियर आ सोर्स, एक सोर्स के करीब, वी ऑलवेज हैव, हमारे पास हमेशा कौन से वेव फ्रंट होते हैं। हमने यहाँ पर इस चीज को एनालाइज करना है कि अगर मैं किसी सोर्स के करीब हूं तो सोर्स के करीब मेरे पास कौन से वेव फ्रंट्स हो सकते हैं, एंड वाइल एट इंफिनिटी, या बहुत दूर अगर मैं चला जाऊं तो मेरे पास कौन से वेव फ्रंट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए देखिएगा, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि सबसे पहले हमने सोर्स के करीब की बात करनी है, तो उसके बाद बहुत दूर की बात करनी है। तो आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। सोर्स के करीब हमेशा आप देख सकते हैं दैट वी कैन हैव द लाइंस लाइक दिस। ये इमेजिनरी लाइंस हैं। ये कौन से वेव फ्रंट बन रहे हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे रेज ऑफ लाइट ड्रॉ करूं, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, ये आपस में बिल्कुल भी पैरेलल नहीं है। तो पता ये चला कि जब भी आप सोर्स के करीब होंगे, यू विल ऑलवेज हैव स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसका मतलब पहला जो हमारे पास जवाब होना चाहिए, दैट इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो स्टूडेंट, ये बीटा ऑप्शन में स्फेरिकल लिखा हुआ है और डेल्टा में भी पहले स्फेरिकल लिखा हुआ है। लेकिन अब डिपेंड ये करता है कि जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, बीटा में प्लेन और डेल्टा में स्फेरिकल है, ये क्या दूर जाएंगे तो क्या तब भी स्फेरिकल होगा या प्लेन हो जाएगा? तो याद रखिए, जब हम जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो ये हमारे पास जो कर्व हैं ये बड़े होते जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि दे ऑलमोस्ट बिकम स्ट्रेट लाइक दिस। सो इट मीन्स दैट एट अ वेरी large distance from the source, the spherical wavefronts are automatically converted into the plane wavefronts. So it means best option हमारे पास बीटा आ गई जी। यू कैन सी दिस, इस डायग्राम में भी मैंने आप लोगों के लिए ये ड्रॉ करके दिखाया है कि स्फेरिकल वेवफ्रंट्स में लाइन जो हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं, या अगर इस तरफ देखा जाए तो कन्वर्ज कर रही हैं, बट दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन प्लेन वेवफ्रंट्स में रेज ऑफ लाइट दे आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब सवाल ये उठता है, पेपर में बहुत दफा पूछा जा सकता है, हाउ टू कन्वर्ट प्लेन वेव फ्रंट्स इनटू स्फेरिकल वेव फ्रंट्स। अगर आपने प्लेन वेव फ्रंट्स को स्फेरिकल वेव फ्रंट में कन्वर्ट करना है, स्टूडेंट अब आप जान चुके हैं कि अगर रेज आपस में पैरेलल है तो मुझे वेव फ्रंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ये जो पैरेलल रेज हैं दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग प्लेन वेव फ्रंट्स। तो आप क्या करोगे? ब्रिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, जी हाँ, कॉन्वेक्स लेंस, जिसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इन फ्रंट ऑफ द प्लेन वेव फ्रंट्स। तो आप इस कॉन्वेक्स लेंस को जो ही इनके सामने लेके आएंगे, तो आप सब जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पैरेलल बीम ऑफ रे को कन्वर्ज कर देता है एट अ सिंगल पॉइंट। इन सबको एक सिंगल पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, विच इज बेसिकली नोन एज द प्रिंसिपल फोकस। So this is a very simple thing. This is how we can convert plane wave fronts into the spherical wave fronts. Now the next one, how to convert, अब हम उसका ऑपोजिट देख रहे हैं। spherical wave fronts को अगर हमने convert करना हो plane wave fronts में, then what should we do? तो it's very simple student, कि आप क्या करोगे? आप inverse of अबव, ये जो आपने अभी सारा प्रोसेस किया, इसका इन्वर्स कर दें। यानी क्या करें? आप जो सोर्स आपके पास मौजूद है, ज़रा स्फेरिकल वेवफ्रंट सोर्स के करीब होते हैं, तो सोर्स को आप उठाकर प्लेस कर दें प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां से जो रेज निकलेंगी, याद रखिएगा ये उसी डायग्राम का ऑपोजिट है। अगर मैं यहां से इस तरफ रेज ड्रॉ करूं और ये इमेजिन करूं कि मैंने सोर्स को यहां पे रखा हुआ है, तो ये रेज जब ऐसे जाएंगी दे विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर, जो डायग्राम हमने आपके लिए यहां पे ड्रॉ की गई है। इसका मतलब दैट टू कन्वर्ट spherical wave fronts into the plane wave fronts, you simply need to do what? You will bring the source of spherical wave front exactly at the principal focus। तो वो सारी की सारी रेज जो है पैरेलल हो जाएंगी, तो आप spherical wave fronts को plane wave fronts में कन्वर्ट कर चुके हो। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। लाइट की इंटरफेरेंस।
स्टूडेंट हमारी बुक में हम फोकस करेंगे कंडीशंस फॉर डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस। इसका मतलब वो इंटरफेरेंस जिसे हमारी आंख देख सकती है उसे डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस कहते हैं। वरना हमारे सराउंडिंग में हमारे, आप सब जानते हैं कि हमारी इवन घरों में बहुत सारे लाइट जो सोर्सेज जल रहे होते हैं, लेकिन वॉल पर हमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस तो ऑब्जर्व नहीं हो रही होती, क्योंकि वो जो इंटरफेरेंस हो रही होती है वो आंख डिटेक्ट नहीं कर सकती। तो हम सिर्फ और सिर्फ डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहला नुक्ता क्या होना चाहिए तो हम इंटरफेरेंस को देख सकें? रेज मस्ट बी मोनोक्रोमैटिक। बहुत ही अहम नुक्ता, रेज को मोनोक्रोमैटिक, मोनो का मतलब सिंगल है, क्रोमैटिक का मतलब कलर, इसका मतलब मीन्स ऑफ सेम कलर, रंग हूबहू सेम होना चाहिए। एंड इसका मतलब अगर रंग सेम है तो इसका मतलब दे हैव सिंगल वेवलेंथ, दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब कि सबसे पहला पॉइंट जो है हमारे पास एक सिंगल कलर का होगा, तो फिर हम उसको देख सकते हैं। आइए इसी हवाले से मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने प्लेस कर रहा हूं। एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन, ताकि फर्स्ट कंडीशन को हम जरा अच्छी तरह से देख सकें। अ स्टूडेंट परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। वो चाहता था कि वो लाइट के इंटरफेरेंस को देख सके। फॉर विच ही टुक 2 बल्ब्स। उससे 2 बल्ब्स लिए, वन ऑफ रेड एंड अदर ऑफ ग्रीन। लो स्टूडेंट एंड अलाउड देयर लाइट्स टू कम आउट ऑफ 2 स्मॉल पेपर होल्स। उसने क्या किया, उसने 2 स्मॉल पेपर होल्स लिए और उन स्मॉल पेपर होल्स से जब लाइट छनकर जाके वॉल पर जाके घिरी तो ऐसे ही महसूस हुआ जैसे 2 सोर्सेज से लाइट आ रही है। वहां पे इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होनी चाहिए थी साइमल्टेनियसली। फॉर कि व्हाट विल ही ऑब्जर्व, तो याद रखिएगा ही विल ऑब्जर्व नो इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला है वो रेड कलर और ग्रीन कलर का है, दैट दीज कलर्स आर नॉट द सेम कलर्स। इसका मतलब यहां पे मोनोक्रोमिज्म जो है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ। द लाइट शुड हैव द सेम कलर, सिंगल वेवलेंथ, सेम कलर। इसका मतलब हमें पहली कंडीशन यहां से समझ आती है कि अगर हम इंटरफेरेंस को पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, देन वी मस्ट नो दिस थिंग दैट द रेज must be monochromatic. The second condition, very important, बहुत ज्यादा अहम, rays must be coherent. कोहेरेंट से क्या मुराद है ये पता होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये है कि ईदर आर इन फेज, या तो रेज जो है वो जिस पॉइंट पर पहुंचेंगी दे मस्ट हैव द सेम फेज। अगर सेम फेज होगा तो फेज डिफरेंस हमेशा क्या होगा, 0 होगा, या फिर उनका जो भी फेज डिफरेंस है वो कभी चेंज ना हो। अगर आपको मैं चैप्टर नंबर 8 में बड़ी डिटेल में बता चुका हूं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस हमारे पास 0, 2 पाई, 4 पाई एंड ये सारा चल रहा होता है। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं पाई, 3 पाई, 5 पाई। तो इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर तो या तो फेज डिफरेंस हो ही ना 0, फिर तो बात ठीक है। और अगर कोई भी फेज का डिफरेंस बनता तो वो जो भी रहे वो वही रहे, वो चेंज ना हो, तो फिर क्या होगा, फिर आपको उस जगह पर एक स्टैंडिंग पैटर्न नजर आएगा और आप आसानी से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स वेल ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या थी, हमने देखा कि एक कलर रेड था, एक कलर ग्रीन था। एज बीम्स वर नॉट मोनोक्रोमैटिक मीन्स ऑफ द सेम कलर, सो वेवलेंथ सेम नहीं थी, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं थी, सो दे कैन नॉट इंटरफेयर, उनमें इंटरफेरेंस हो ही नहीं सकती। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आ स्टूडेंट बॉट 2 लैंप्स ऑफ द सेम कलर। बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही अहम सवाल। एक स्टूडेंट है, उसने 2 लैंप्स खरीदे जो सेम कलर के थे, बिल्कुल सेम शॉप से लिए, एंड परफॉर्म्ड इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट। उसने इंटरफेरेंस का एक्सपेरिमेंट किया। ही सेट अप ऑपरेटर्स एज शोन इन द फिगर। उसने क्या किया, लैंप 1 लैंप 2 को यहां पे प्लेस किया। जरा यहां से जब रेज गई होंगी तो ये पीस ऑफ पेपर में उसने छोटे छोटे होल्स किए ताकि यहां से लाइट जो है इट कम्स आउट और वो सारी की सारी लाइट यहां पे आके ग्लो करे। यहां से लाइट है, यहां ग्लो करे, तो जिस पोर्शन में लाइट इकट्ठी आके फॉल करेगी वहां पर, अब मजे की बात थी कि दोनों लैंप में से निकलने वाली रोशनी का कलर सेम है, मोनोक्रोमैटिक है। तो फिर आपको यहां पे क्या ऑब्जर्व होना चाहिए, याद रखिएगा आप कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ये बड़ी हैरत की बात है कि इससे पहले वाले सवाल में हमने कहा कि मोनोक्रोमैटिक का मसला था, अब तो मोनोक्रोमैटिक लाइट मौजूद है। तो याद रखिएगा पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, मगर दूसरी कंडीशन समझाने के लिए मैंने एमसीक्यूज आपके लिए यहां पे प्लेस किया। रेज कैन नॉट बी कोहेरेंट। याद रखिएगा रेज कोहेरेंट नहीं हो सकती यहां पर। क्यों?
क्योंकि ये दोनों सोर्सेज डिफरेंट सोर्सेज हैं। याद रखिए ये S1 सोर्स, ये S2 सोर्स का, ये कोई और सोर्स है, ये कोई और सोर्स है। यहाँ पे जो लाइट सिंटिलेशन से प्रोड्यूस हो रही है उसमें कभी भी चेंज आ जाएगी, तो वही उसी पॉइंट पर जहां पे अगर इसका क्रस्ट फॉल कर रहा है, कभी भी ट्रफ फॉल कर सकता है, और अगर इसका उस पॉइंट पर पहले क्रस्ट फॉल कर रहा था तो आपको वहां पे जहां पे पहले मैक्सिमा बना होगा मिनिमा नजर आएगा। और ये सारा प्रोसेस इतनी तेजी से होगा कि आपके पास मूविंग पैटर्न बनेगा, और मूविंग पैटर्न को हमारी आंख सही तरह देख नहीं सकती, विच मीन्स दैट यहाँ पे इंटरफेरेंस अगर हो भी जाए तो डिटेक्टेबल इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। तो पता ये चला मसले का हल ये है कि इन दोनों सोर्सेज की जगह सिर्फ एक सिंगल सोर्स होनी चाहिए, जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यंग ने क्या किया था, एक सिंगल सोर्स ली थी और उसको स्प्लिट अप किया था दो पार्ट्स में। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की, रिवीजन कर लेते हैं। एज सोर्सेज आर नॉट अ सिंगल सोर्स, so even emitting same color of light, their beams can never be in coherence, coherent नहीं हो सकती। phi will change, time to time change होता रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एडवांटेज होगा हमें एक सिंगल सोर्स का, क्योंकि सिंगल सोर्स ऑलवेज हैज कांस्टेंट फेज डिफरेंस या जीरो फेज डिफरेंस उसका हमेशा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको ये इन सवालों की मदद से कोशिश की कि मैं आपको जो इंटरफेरेंस डिटेक्टेबल है उसकी कंडीशंस को आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रूव्ड वेव नेचर ऑफ लाइट वाज यंग। बिल्कुल सही है, वो यंग था। ही डिड इट, उसने कैसे किया? थ्रू एक्सपेरिमेंट नेम्ड, तो आप सब जानते हैं दैट इज, क्या वो सिंगल स्लिट था? जी नहीं, सिंगल स्लिट नहीं था। तो क्या था? दैट वो डबल स्लिट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के नाम से मशहूर हुआ। और याद रखिएगा इसे हम मुखफ़्फ़फ़ में लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन एब्रीविएशन YDSE, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन YDSE द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वॉज, कौन सा प्रोसेस हो रहा था? अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे चूंकि ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां पे इंटरफेरेंस को देखा गया था, तो बच्चे फौरन सोचे समझे बगैर अल्फा को सिलेक्ट कर लेते हैं। बेटा एक बात याद रखिएगा, वो ये नहीं कह रहा कि YDSE में कौन सा प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इन YDSE द प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन। अगर अंडर ऑब्जर्वेशन यानी वो क्या देखना चाह रहा था, तो वो तो इंटरफेरेंस है। लेकिन बच्चों इस डायग्राम की तरफ आइएगा, इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें देन यू विल कम टू नो अबाउट दिस थिंग, कि यहां पर इस पॉइंट पर स्लिट्स में सबसे पहले जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज बेंडिंग टेक्स प्लेस। लाइट बेंड होके यहां तक पहुंचती है, तो पहला प्रोसेस बेंडिंग ऑफ लाइट, वी नो दैट इज नोन एज डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे अहम चीज ये है कि सबसे पहले डायफ्रैक्शन हुई है। ये और बात है, हम डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं करना चाह रहे हमारा, और इस पॉइंट पर जब रेज इकट्ठी पहुंचेंगी तो पॉइंट, तो फिर कौन सा प्रोसेस होगा? इंटरफेरेंस का होगा। इसका मतलब यहां पे दो प्रोसेस हो रहे हैं, पहला प्रोसेस डायफ्रैक्शन का, दूसरा प्रोसेस इंटरफेरेंस का हो रहा है। और यहीं से पता चला कि बहुत ट्रिकी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन YDSE द प्रोसेस टेकिंग प्लेस वॉज, तो इंटरफेरेंस भी हो रही है बिल्कुल, डायफ्रैक्शन भी हो रही है बिल्कुल। तो कौन सा बेस्ट होगा? चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, बोथ A एंड B। और ये भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया कि अगर वो पूछे कौन सा प्रोसेस अंडर ऑब्जर्वेशन था, तो दैट वाज, जिसे वो जानना चाह रहा था, इट वाज ऑब्वियसली इंटरफेरेंस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। वेल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। वेल स्टूडेंट इसको जितना अच्छा प्रिपेयर कर सकेंगे हम लोग इंशाल्लाह विल ट्रैवल लेवल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE। हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं, वी कैन सी द स्लिट्स, वी हैव गॉट द स्क्रीन। स्क्रीन का स्लिट्स के सेंटर से डिस्टेंस इसे मार्क किया गया है L। वेल दिस इज द स्क्रीन, ये हमारे पास स्क्रीन है, ये स्क्रीन का सेंटर है। यहां से रेज हमारे पास आती हैं। आइए रे 1 और रे 2 को देखते हैं। ये रे यहां से बेंड हुई, डायफ्रैक्शन हुई और ये सेंटर पर आ गई। तो रे 2 को देखिएगा, रे 2 यहां से आई, बेंड हुई और ये यहां तक पहुंची। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस रे का रे 1 का पाथ बड़ा है या रे 2 का? देखिए दोनों की लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों का पाथ सेम होगा। दोनों का पाथ सेम, पाथ लेंथ सेम है, तो दोनों का पाथ डिफरेंस क्या होगा? एट सेंटर डेल्टा एस, पाथ डिफरेंस जिसको डी सन ऑफ थीटा कहते हैं, वो जीरो है। और आप सब जानते हैं जीरो पाथ डिफरेंस
के लिए हमेशा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका मतलब द सेंटर ऑफ YDSE, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने हमेशा याद रखना है। सेंटर ऑफ YDSE इज, जो मर्जी हो जाए, इज ऑलवेज ब्राइट होगा, वो हमेशा ब्राइट होगा, उसे डार्क आप नहीं कर सकते। इट इज ऑलवेज ब्राइट, वो हमेशा ब्राइट होगा। यू हैव टू रिमेंबर दिस स्टूडेंट। सो सेंटर आपके पास ब्राइट आ गया। अब 3 और रे 4 को देखते हैं। ये रे 3 यहां गई, यहां से बेंड हुई, बेंड होके यहां तक पहुंची। ये रे 4 है, यहां से बेंड होके यहां पे पहुंची। अब किसका पाथ बड़ा है? साफ नजर आ रहा है कि फोर्थ रे का पाथ बड़ा है और पाथ लेंथ 3 की छोटी है। तो जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो बच्चों ये जो हमारे पास पाथ डिफरेंस आता है, जनरली इसे हम लिखते हैं डी साइन ऑफ थीटा। अब ये डी साइन ऑफ थीटा याद रखिएगा, इफ पाथ डिफरेंस डी साइन ऑफ थीटा क्या आ जाए, या 0 आ जाए, या लैम्डा आ जाए, या 2 लैम्डा आ जाए, या 3 लैम्डा आ जाए, या 4 लैम्डा आ जाए, तो हम सब जानते हैं कि इसके डी साइन ऑफ थीटा जनरल इक्वेशन एम लैम्डा बनती है। जबकि एम की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 टू सो ऑन है। तो ये जितने भी मैंने आपके सामने पार्ट डिफरेंस का एक सीक्वेंस ड्रॉ किया, ये किसके लिए होता है? ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो मैक्सिमा प्रोड्यूस होगा। और ऐसा भी मुमकिन है कि पॉइंट पी पर पहुंचने वाली रे 4 और 3 जो है, उनका पार्ट डिफरेंस शूट करता हूं m प्लस हाफ ऑफ लेमडा। इसमें अगर आप वैल्यूज प्लेस करें 0 1 2 3 4 5, तो आपके पास सीरीज आएगी लेमडा बाय 2, 3 लेमडा बाय 2, 5 लेमडा बाय 2। इसका मतलब ऑड ऑड ऑड, यहां पे 1 आया, यहां पे 3 आया, यहां पे 5 आया, तो ऑड इंटीजर्स हैं। और ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हमेशा इसका चल रहा है, लेमडा बाय 2 का हाफ ऑफ वेवलेंथ। जब भी ऐसा होगा आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो मिनिमा इज प्रोड्यूस्ड। स्टूडेंट, दोनों स्लिट्स का जो सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, दैट इज, उसको हम डी ये कहते हैं। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे अहम नुक्ता, सेंटर ऑफ YDSE इज ऑलवेज मैक्सिमा, हमेशा मैक्सिमा होगा। याद रखिएगा, सेंटर पे जो मैक्सिमा आपके पास डेवलप होगा, उसके लिए आप m की वैल्यू 0 लेंगे। इसको हम 0th ऑर्डर मैक्सिमा कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कभी नहीं भूलना कि सेंटर पर जो YDSE का सेंटर मैंने प्रूव किया हमेशा ब्राइट होगा। वहां पर जहां पे m इज इक्वल टू 0 पुट करके आपने इसको निकाला था पार्ट डिफरेंस को, इस मैक्सिमा को फर्स्ट ऑर्डर नहीं बल्कि 0th ऑर्डर मैक्सिमा कहते हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, 0th ऑर्डर हमेशा मैक्सिमा के साथ आएगा, 0th ऑर्डर मिनिमा के साथ नहीं आ सकता। क्योंकि जब भी ग्राफ बनता है, सेंटर में 0 सिर्फ एक दफा आता है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज, नीचे नेगेटिव वैल्यूज चलती हैं। तो आप सबने याद रखना है कि 0th ऑर्डर सिर्फ मैक्सिमा के साथ आएगा, मिनिमा के साथ नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट, एट पॉइंट P इफ फर्स्ट मिनिमा टेक्स प्लेस, सपोज करें वो फर्स्ट मिनिमा, अगर पॉइंट P पर जो हमारे पास था, पॉइंट P पर फर्स्ट मिनिमा आया है, उसके लिए आप m तो 0 ही पुट करेंगे, लेकिन क्या आप इसको फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा कहेंगे? जी नहीं, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है। दिस इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। आप इसे 0th ऑर्डर मिनिमा नहीं कहेंगे। यू विल नेवर कॉल इट 0th ऑर्डर मिनिमा, रादर यू विल कॉल इट फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। और इसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पहला होता है लेमडा बाय 2, सेकेंड के लिए क्या होगा? 3 लेमडा बाय 2, फिर कितना होगा? 5 लेमडा बाय 2। तो ये बात आपने याद रखनी है। तीसरा पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव मैक्सिमा। आप दो कंसेक्टिव मैक्सिमा की बात कर लें या दो कंसेक्टिव मिनिमा की बात, याद रखें उनका जो डिस्टेंस होगा उससे हम फ्रिंज विड्थ या फ्रिंज स्पेसिंग का नाम देते हैं, जो कि दोनों केसेस में एक जैसी होगी, चाहे मैक्सिमा या मिनिमा। और इस फ्रिंज स्पेसिंग को डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है लेमडा वेवलेंथ ऑफ द लाइट जो कि इंटरफेयर कर रही है, एल इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ स्क्रीन टू द सेंटर ऑफ द स्लिट्स, और डी द स्लिट सेपरेशन, लेमडा एल ओवर डी। बेटा आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगर इस फॉर्मूला से मैं डिफरेंट तरह के रिजल्ट्स को ऑब्टेन करना चाहूं, तो मेरे पास डेल्टा वाई जो होगा, फ्रिंज स्पेसिंग, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब वेवलेंथ के साथ डायरेक्ट है। तो आप सब जानते हैं कि अगर मैं विजिबल रीजन की बात करूं तो रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब बताइए किसके लिए मैक्सिमम फ्रिंज स्पेसिंग होगी? रेड के लिए फ्रिंज स्पेसिंग की विड्थ सबसे ज्यादा होगी। और मिनिमम किसके लिए होगी? वो ब्लू के लिए होगी। वैसे अगर याद रखिए ऑप्शन में वॉयलेट दिया हो तो फिर आप वॉयलेट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन नॉर्मली आप सब जानते हैं
कि हम रेड से लेकर ब्लू तक के सवाल देखे जाते हैं अक्सर, लेकिन अगर इसका यह मतलब नहीं कि वायलेट आ जाए तो आप वायलेट को सिलेक्ट नहीं करेंगे, फिर आपको वायलेट को सिलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वायलेट की कंपैरेटिवली विजिबल रीजन में वेवलेंथ सबसे कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखिए, अगर वेवलेंथ के साथ ये इनवर्स है तो बताइए फ्रीक्वेंसी के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। ये वहां पे तो मौजूद नहीं है, लेकिन हम खुद कर सकते हैं इनवर्स, जिसका मतलब ये है कि वेवलेंथ के साथ जो है हमारे पास जो डेल्टा, क्योंकि ये वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी आपस में इनवर्स होते हैं, तो एक छोटा सा पॉइंट हमने अपनी तरफ से स्टैब्लिश कर लिया। इसके अलावा द फ्रिंज स्पेसिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड द सेंटर ऑफ द स्लिट, विच मीन्स जितना दूर स्क्रीन होगी फ्रिंज स्पेसिंग उतनी ज्यादा होगी, जितनी कम होगी उतनी फ्रिंज स्पेसिंग छोटी होती जाएगी। डी के साथ स्लिट सेपरेशन है, जितनी कम होगी, याद रखिएगा, फ्रिंज स्पेसिंग उतनी ज्यादा होगी। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एंटी टेस्ट में, अगर ये चीजें आपसे पूछी जाए तो आप इसको आसानी से कर लेते हैं। हमारी कोशिश यही होती है कि हम छोटे से छोटा पॉइंट भी डिस्कस करें, लेकिन ज्यादा फोकस ये हो कि एंटी टेस्ट में आने वाले सबसे अहम जो पॉइंट्स हैं उन पर फोकस किया जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, इफ YDSC is shifted from air into water। लो स्टूडेंट, बहुत ही अहम सवाल, इंतहाई अहम सवाल, ऑलमोस्ट हर एंटी टेस्ट में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये, कि अगर आप YDSC को, आप जानते हैं कि YD यंग डबल स्लिट, यंग ने एक्सपेरिमेंट किया था डबल स्लिट का, एयर में किया था, अगर आप इसको वाटर में ले जाए तो वाटर में, वाटर भी तो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट तो जा सकती है वहां पे, तो अगर इस एक्सपेरिमेंट को वाटर में परफॉर्म किया जाए तो फिर फ्रिंज स्पेसिंग पे क्या इफेक्ट होगा, हाउ विल इट इफेक्ट द फ्रिंज स्पेसिंग। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या वो इंक्रीज कर जाएगी, क्या वो डिक्रीज कर जाएगी, विल इट रिमेन सेम और नेवर श्योर। तो आप तमाम बच्चों ने मुझसे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना है। बच्चों, मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में ये राज सिखा चुका हूं कि जब भी मीडियम चेंज होगा, क्या चेंज होगा, मीडियम चेंज होगा। आप सब जानते हैं V इज इक्वल टू, हमारे पास होता है V इज इक्वल टू एफ लेमडा, V इज इक्वल टू एफ लेमडा। जब भी मीडियम चेंज होगा फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन एट कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्पीड और वेवलेंथ आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। याद रखिएगा, जब आप ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते हैं तो अगर तो डेंसर मीडियम है तो वेवलेंथ हमेशा डिक्रीज करेगी, और वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो स्पीड भी डिक्रीज करेगी। सो स्टूडेंट, स्पीड या स्पीड के डिक्रीज करने से वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, तो वेवलेंथ का फ्रिंज स्पेसिंग में आपने फॉर्मूला पढ़ा अभी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लेमडा एल ओवर डी, विच मीन्स दैट कि जब आप उसे एयर से, जो कि लेस डेंसर मीडियम में, वाटर जो कि डेंसर मीडियम में ले जाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, और वेवलेंथ डिक्रीज करेगी तो फ्रिंज स्पेसिंग भी डिक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब हमारे पास कौन सा आंसर हो गया, दैट इज बीटा। सो एक बहुत अहम सवाल हम लोगों ने अभी पॉकेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ YDSC इज शिफ्टेड फ्रॉम एयर इनटू वैक्यूम। लो जी, नया पॉइंट देखें, अगर आप एयर से उसको वैक्यूम में ले गए तो फिर क्या होगा। अब बच्चे शायद यही सोचेंगे, यार मेरा ख्याल है इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एयर और वैक्यूम में स्पीड तो सेम होती है। सर ने अभी जो पॉइंट हमें सिखाया, बेटा एक बात याद रखिएगा कि एयर में स्पीड होती है हमारे पास, एयर में जो स्पीड होती है विच इज दैट इज लेस देन 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वो कम होती है। हम इसको जनरली राइट डाउन कर रहे होते हैं अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, तो जब आप वैक्यूम में चले जाएंगे तब फिर वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगी। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज होगी, वैक्यूम में जाने से स्पीड इंक्रीज होगी, तो स्लाइड सा इंक्रीमेंट किस में आएगा, वेवलेंथ में। और अगर वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो साफ सी बात है फिर क्या होगा, रिमेन सेम नहीं होगा। अल्फा इज द आंसर, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट, आई एम वेरी मच श्योर कि इस पर्टिकुलर स्लाइड पर आपने कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखे मुझसे। वेल स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैं सारे के सारे पॉइंट्स आपको इसलिए सिखा रहा हूं ताकि YDSC पर आपकी कमांड हो जाए। वी मस्ट रिमेंबर दैट इग्नोरिंग सेंट्रल मैक्सिमा, अगर सेंट्रल मैक्सिमा को इग्नोर कर दिया जाए तो याद रखिएगा टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो सेंटर के ऊपर बनेंगी। इसका मतलब अगर मैं ये स्क्रीन ड्रॉ करता हूं और ये कहीं इसका सेंटर है और यहां पे m इज इक्वल टू 0 है, ये 0th ऑर्डर मैक्सिमा है, तो अगर ऊपर की तरफ टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस 10 है तो याद रखिएगा नीचे भी टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस 10 होगी। अब टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर वो मैं ये बता दे कि स्क्रीन में सेंटर से ऊपर 10 फ्रिंजेस हैं और वो हमसे ये पूछे बताओ टोटल नंबर ऑफ फ्रिंजेस स्क्रीन पर कितनी है, तो बच्चा मिस्टेक क्या करता है, बच्चा यहां पे 10 एक तो सेंटर वाली और 10 ऊपर वाली और 10 नीचे वाली भी, तो आपने इसको ऐड करना है
इन सब को ऐड करके लिखना है, तो आपके पास कितना आंसर आएगा? 21 आंसर आएगा। बच्चे यहाँ पे अक्सर मिस्टेक कर जाते हो, या तो सेंटर वाली को भूल जाते हैं या नीचे वाली को भूल जाते हैं। जो 10 बनी है तो जितनी ऊपर बनेगी उतनी नीचे बनेगी प्लस सेंटर वाली। तो वी मस्ट रिमेंबर दैट इग्नोरिंग सेंट्रल मैक्सिमा, the total number of fringes above center must be equal to the total number of fringes beneath. Hence, if someone asks you that if 10 fringes are above the central maximum and to find total number of fringes on the screen, तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, total number of fringes on the screen is equal to number of fringes above the center plus central maxima और plus number of fringes beneath। तो आपके पास ये आ जाएगा 10 plus 1 plus 10 21। So this is another very important point, यहाँ से आपको MCQs पूछा जा सकता है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ वी यूज व्हाइट लाइट, ये बहुत अहम नुकता है कि अगर सपोज करें हम व्हाइट लाइट यूज करते हैं, हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं करेंगे, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे बच्चों? बड़े ध्यान से बात सुनना, फिर आपको YDSC में सेंटर तो ब्राइट ही मिलेगा। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्राइट ही मिलेगा, लेकिन ऊपर की तरफ और से नीचे आपको कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी। यू विल सी व्हाट, आपको जो होगा सेंटर तो ब्राइट और व्हाइट होगा, बट ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द सेंटर कलर्ड फ्रिंजेस आर ऑब्जर्व्ड। अब कलर्ड फ्रिंजेस ऑब्जर्व होंगी तो अब दिल में ख्याल ही आता है, कलर्स की अगर बात की जाए तो हमारे पास रोएगी बीवी वाला कॉन्सेप्ट, अगर हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर लें तो हम देख सकते हैं कि यहां पर रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और कंपैरेटिवली ब्लू की सबसे कम है। मैंने पहले भी बोला इंडिगो और वायलेट को हम ज्यादा कंसीडर नहीं करते। तो हम क्या देखेंगे कि यहां पे जब स्लिट्स बनी होती हैं तो स्लिट्स में से सबसे पहले कौन सा प्रोसेस होता है? जी हाँ, बेंडिंग का। बेंडिंग डायफ्रैक्शन कहते हैं और डायफ्रैक्शन वेव नेचर है। तो याद रखिएगा डायफ्रैक्शन जो कि वेव नेचर है, वेव नेचर में ऑलरेडी बता चुका हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। तो ज्यादा बेंड कौन करेगी? ज्यादा बेंड वो करेगी जिसकी वेवलेंथ बड़ी होगी। तो रेड कलर ज्यादा बेंड होकर दूर चला जाएगा और सेंटर के करीब कौन सा रहेगा? जिसकी वेवलेंथ कम होगी। इसका मतलब करीब हमें कौन सा मिलेगा? ब्लू, और दूर कौन सा मिलेगा? रेड। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज ना करें बल्कि व्हाइट लाइट यहाँ पे यूज करें तो आपको यहाँ पे क्या ऑब्जर्व होगा? तो आपने ये बताना है कि सेंटर तो ब्राइट रहेगा, व्हाइट रहेगा, ब्राइट रहेगा, लेकिन दोनों तरफ कलर्ड फ्रिंजेस मिलेंगी। और अगर ये सवाल पूछे कि तब करीब कौन होगा सेंटर के करीब, तो सेंटर के करीब होगा जिसकी बेंडिंग सबसे कम होगी, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, जिसकी डायफ्रैक्शन सबसे कम होगी, वो ब्लू कलर होगा। और अगर वायलेट दिया तो आप वायलेट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आप लोगों को पॉकेट करवाया। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म, हमारी बुक में एक टॉपिक ये भी आपने अक्सर देखा होगा कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हमारे घर में कोई खातून बर्तन धो रही होती हैं तो जो पानी बहकर निकल रहा होता है उस पर एक बारीक सी फिल्म आ जाती है सोप की या जो ऑयल जो बर्तनों पे लगा होता है उसकी, और हमें उसके अंदर उस बहते हुए पानी पर ऑयल फिल्म की वजह से कलर नजर आते हैं। बच्चों, वो कलर किसकी वजह से हैं? दैट इज ओनली ड्यू टू द इंटरफेरेंस। इसकी वजह से इंटरफेरेंस, इसे कहते हैं इंटरफेरेंस थ्रू द थिन फिल्म। अब ये मैंने आपको बता रहा हूँ, सपोज ये जो हमारे पास जो रीजन बनता है बहुत थिन सा, ये ऑयल फिल्म का है, जो बिलो है वो वाटर का है। ये लाइट आई, लाइट फॉल की, इस पॉइंट पर दो प्रोसेस होंगे। एक होगा पार्शियल रिफ्लेक्शन, रे यहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में गई, और एक रिफ्रैक्ट हुई अंदर गई और नीचे वाली बाउंड्री से जब रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी तो यहां पर एक पाथ डिफरेंस क्रिएट होगा। उस पाथ डिफरेंस की वजह से ये रेज ऑफ लाइट जो हमारे रेटिना में एंटर होंगी तो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस शो करेंगे, हमें डिफरेंट कलर्स नजर आएंगे। तो इसके हवाले से याद रखिएगा, सोप बबल में भी जो हमें कलर नजर आते हैं वो इंटरफेरेंस की वजह से, बारिश के बाद जमीन पर पड़ा हुआ जो पानी होता है उस पर भी बाज का लेयर आ जाती है, वो भी कलर हमें इसी वजह से, पीकॉक फीदर के जो ब्राइट कलर्स होते हैं वो भी इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म की वजह से होते हैं। तो इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म कितने फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? बेसिकली ये दो फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। मैंने यहां पर आपको तीनों में डिवाइड करके बताया। बेसिकली दीज टू आर द सेम, नेचर ऑफ फिल्म या थिकनेस ऑफ फिल्म, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है। और दूसरी जो चीज है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बताएगा कि कौन सा कलर जो है वो इंटरफेयर कैसे करेगा। स्टूडेंट, इसके बारे में बहुत टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते, बस आपने ये चीजें याद रखनी है कि यहाँ पर हमारे पास इंटरफेरेंस थ्रू थिन फिल्म किस किस जगह हो रही होती है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूटन रिंग्स मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया, YD
SE का सेंटर हमेशा क्या होगा? बोलिए, बताइए क्या होगा? आप कहेंगे जी वो तो ब्राइट होगा, जो मर्जी हो जाए, हम तो आप सर आपसे सीख कर आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाय वन गेट वन फ्री, न्यूटन रिंग्स का सेंटर। देखिए न्यूटन रिंग्स कैसे बनती हैं, हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास की स्लैब है, ये ग्लास स्लैब हमारे पास नीचे मौजूद है। इस पर हमने एक कॉन्वेक्स लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस को साइड से देखा जाए तो ऐसा होता है, लेकिन अगर ऊपर से देखा जाए तो वो बिल्कुल जो होता है वो ऐसे ही होता है कि जैसे आपने एक खरबूजे को काट दें तो हमारे पास जो हाफ स्फीयर जो बन रहा होता है वो दैट इज, हम उसको कह सकते हैं। सो इट मींस दैट ये हमारे पास वैसे ही एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को हमने इस तरह से प्लेस कर रखा है, यहां से बच्चों लाइट आके फॉल करिए। अगर मैं इसको ऊपर से ऑब्जर्व करूं तो मुझे ये ग्लास स्लैब होगी और ये वो हमारे पास प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जो ऊपर से हमारे पास एक सर्कुलर टाइप का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये वही प्रोसेस जो भी आपने देखा इंटरफेरेंस का। बच्चों यहाँ पे हमारे पास जगह खाली है, ये एयर फिल्म है। एयर फिल्म की थिकनेस आप देख सकते हैं डिक्रीज करती जा रही है। ये थिकनेस जो है इट विल क्रिएट द डिफरेंस ऑफ पाथ डिफरेंस, कहीं कंस्ट्रक्टिव कहीं डिस्ट्रक्टिव होगी। और हमारे पास क्या होगा, यहां पे जो सेंटर में जो रे ऑफ लाइट आएगी, जो इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसको कहते हैं, याद रखिएगा, आप सबने याद रखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्व्स एज अ डेंसर बाउंड्री। ये डेंसर बाउंड्री के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। बच्चों मैं आपको चैप्टर नंबर 8 में सिखा चुका हूं। डेंसर बाउंड्री से सपोज करें यहां से रिफ्लेक्शन होती है। बच्चों अगर यहां से रिफ्लेक्शन हुई डेंसर बाउंड्री से, तो आप सीख चुके हैं कि रिफ्लेक्शन डेंसर बाउंड्री से हो तो ट्रांसवर्स वेव लाइट ट्रांसवर्स होती है, क्रैश किस में कन्वर्ट होगा? ट्रफ में। यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा? फेज डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 180 डिग्री, और पाथ डिफरेंस λ/2, तो किसको सूट करेगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को। सो स्टूडेंट याद रखिएगा, यहां पे इस पॉइंट पर अगर लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी और आपकी आई में एंटर होगी, देन यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व डार्क फ्रिंज। इसका मतलब याद रखिएगा, इन कंट्रास्ट टू YDFC जिसका सेंटर हमेशा ब्राइट होता है, तो याद रखिएगा न्यूटन रिंग्स का कंट्रास्ट में सेंटर हमेशा डार्क होगा। कब? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप रिफ्लेक्टेड रे की बात करें। लेकिन अगर यहां से ये लाइट ट्रांसमिट हो जाए, इसका मतलब अगर आप यहां से ऑब्जर्व करें, अगर आप नीचे से ऑब्जर्व करें, तो ट्रांसमिटेड रे में बच्चों कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा और वो सूट करेगा मैक्सिमा को, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। इसका मतलब एक बात, एंटी टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो बच्चों ने रट्टा मारा होता है कि सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग जो होगा हमेशा डार्क होगा, ये गलत है। सेंटर ऑफ न्यूटन रिंग जब भी आप ऊपर से देखेंगे हमेशा डार्क होगा, और जब भी ट्रांसमिटेड लाइट यानी नीचे से देखेंगे, ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से हमेशा ब्राइट होगा। ऊपर से देखें